बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। इसका पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका ये जो है वो समझने बेसिक्स हैं अगले टॉपिक्स की जो है वो को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से पहले हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था आपको याद होगा, उसमें मैंने टर्म पढ़ी थी कंडक्टेंस। तो वो कंडक्टेंस आपको याद है क्या पढ़ी थी कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। फिर उसको हम जब डिफाइन किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। एक आयन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से किस ताकत के साथ, किस टेंडेंसी के साथ फ्लो कर सकता है, उसको उसकी कंडक्टेंस कहते हैं। क्योंकि जितनी उसकी फ्लो की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना ही वो इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर डिस्चार्ज होगा आसानी के साथ और उतना ही करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी जितना जो है वो उसकी फ़्लो में आसानी, उतना ही उसका जो है वो करंट ज़्यादा होगा। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी आयन को फ्लो करने की टेंडेंसी जो है उसकी कम हो जाएगी, तो वो डिस्चार्ज कम होगा तो उतनी उसकी कंडक्टेंस कम होगी। ये हम सारा पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब वहाँ पे ही हमने एक और टर्म पढ़ी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो एक 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि आयन के फ्लो करने की टेंडेंसी या उससे हासिल होने वाला करंट या जो टेंडेंसी है थ्रू 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन जो है उसकी रेजिस्टेंस में से जो है उसका कंडक्टेंस होगी, उसको हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दिया था। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने एक टर्म पढ़ी थी इक्विवेलेंट मैस। तो इक्विवेलेंट मैस हम कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था कि जो भी मोलर मैस होगा किसी भी आयन का या किसी कंपाउंड का, उसको हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट मैस हासिल हो जाएगा। आपने एक टर्म पढ़ी होगी बेटा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। पढ़ा हुआ है ना ये आपने। सेम इसी तरह एक टर्म है हमारे पास नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब वहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाता है। यही फ़र्क है मोलैरिटी में और यही फ़र्क है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, कि उसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं कि कंडक्टेंस का तो हमें पता ही है। तो उसमें अगर एक आयन की, जैसे एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, इस तरह मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास। इस तरह जो मोलर मास होता है वो एक मोल सब्सटेंस का मास होता है। इस तरह वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसमें कोई भी वॉल्यूम हो सकता है। जब हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं तो ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। सेम इस तरह हमने पढ़ा था कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसको हमने कैपा कहा था, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्टिविटी कहा था। कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब ये एक आयन की बात हो रही है। एक आयन अगर उस सोल्यूशन में मौजूद है और उसमें 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन में से गुजर के वो जाता है, तो उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है उसको हम कैपा कह देंगे। अब अगर 1 आयन नहीं हम लेते, हम लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस। क्या मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट लेते हैं, जैसे 1 मोल हम पूरा ले लेते हैं, तो उसके जो आयंस बनेंगे डिसॉल्व होने के बाद, उससे जो कंडक्टेंस आएगी उस कंडक्टेंस को हम कह देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कंसंट्रेशन। यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है कंडक्टिंग पावर है किसकी, उन तमाम आयंस की जो प्रोड्यूस हुए हैं। किस तरह, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने डिसॉल्व किया, जैसे 1 मोल हम कहेंगे तो 1 मोल हमने डिसॉल्व किया NaCl सपोज, या सिल्वर क्लोराइड 1 मोल डिसॉल्व किया है। इस तरह 1 मोल की बात करते हैं, इस तरह 1 ग्राम इक्विवेलेंट की हम बात करेंगे। तो उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन containing 1 gram equivalent of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrodes 1 meter apart। तो क्या बात तकरीबन वही है कि ऐसे सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है, कैपा कहलाती है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, ये 1 मीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, ये इतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस है। ये कौन सा वॉल्यूम है बेटा, ये है 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। कितना,
1 ग्राम इक्विवेलेंट जो डिसॉल्व हुआ है जिस सोल्यूशन में, उसके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लिखते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो पहले तो लफ्जी मतलब इसका आसानी से समझ लें कि अगर एक आयन किसी 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन में से मूव करके जाता है तो उसकी कंडक्टेंस को हम क्या कह देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर 1 मोल आयन या 1 ग्राम इक्विवेलेंट की चूंकि हम बात कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व करते हैं, उसकी पूरे सोल्यूशन में से गुजर कर जो कंडक्टेंस होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी। और वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा जब 1 मोल डिसॉल्व किया होगा या 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया होगा, वो मैंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। वो कैसे आता है देखें ज़रा। तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम मैंने बता दिया डेसीमीटर क्यूब। अब इसको वॉल्यूम को हमने फाइंड करना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब डिसॉल्व किया हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। तो ये वॉल्यूम उधर ले जाएं, एन नीचे ले आएँ। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो ओवर एन तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में। वैसे ही एन के साथ आएगा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, इक्विवेलेंट नीचे होगा, वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। असल हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/n इंटू डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब में है, चूंकि हमारा ये मेन यूनिट किस में है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वो वॉल्यूम आ गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये 1 ग्राम हमने कहा था ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस सोल्यूशन में से जो कंडक्टेंस आएगी बेटा, वो कंडक्टेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया हुआ है। 1 मीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस आएगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, जबकि इतने वॉल्यूम, इतना ये वॉल्यूम किसका है, ये वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने डिसॉल्व किया हुआ है, उसकी जो कंडक्टेंस होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और वो कैसी आएगी, कैपा, जो कि 1 मीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय इतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैपा इंटू 10⁻³ अब ये वॉल्यूम कहाँ से आया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना वॉल्यूम होगा, ये हमने इस क्वेश्चन से फाइंड किया है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से। क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम उधर ले गए, एन नीचे ले आए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ओवर एन, ग्राम इक्विवेलेंट हमने 1 ले लिया, या एन उसकी कंसंट्रेशन है, तो डेसीमीटर क्यूब ये नीचे आना था, इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर चला गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने कैलकुलेट करना था। एक्चुअली ये कहाँ से आया है, बुक में देखेंगे तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके बता दिया आपको कि ये कहाँ से आया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बच्चे परेशान होते हैं 10⁻³ कहाँ से आ गया है, तो ये मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया है। इसको बेशक लिखे ना आप, याद यहाँ तक ही करें, लेकिन ये जो है एक्सप्रेशन समझने के लिए ज़रूरी था कि ये वॉल्यूम कहाँ से आया है कि 1 मीटर क्यूब की कंडक्टेंस को हम कहते हैं एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये इतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस को स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो वॉल्यूम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब डिसॉल्व करते हैं उस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है वो इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड करेंगे तो वो ये आता है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई हमारे पास, कैपा इंटू 10⁻³ अब इसके यूनिट फाइंड करने हैं बेटा हमने, तो कैपा के यूनिट होते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब ओवर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों कट जाएंगे, मीटर स्क्वायर इसमें 1 मीटर पर मीटर इससे कट जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बचेगा। ओम इनवर्स को बेटा क्या कहते हैं, सीमेंस इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये साथ इक्विवेलेंट इनवर्स लिख सकते हैं आप। इस तरह मोलर कंडक्टेंस में सारा डेफिनेशन वही होगी, द कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 मीटर अपार्ट। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन में ये चेंज करेंगे, यहाँ आप एन की जगह सिर्फ एम लिख देंगे। देखें मैंने ये चेंज किया है, तो एम लिखेंगे, यूनिट भी सेम रहेंगे, पर इक्विवेलेंट था यहाँ पर मोल आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब ये जो आखिर में दो मैंने एक्सप्रेशन लिखी, इसका क्या मतलब है बेटा, याद रखें अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है वो 1 आयंस वाला है, +1 पॉजिटिव -1 वाला है, जैसे NaCl, तो वैलेंसी इसकी +1 है -1 है, तो ये 1 मोलर ले लें फिर भी इतने ही बनेंगे। और अगर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लें फिर भी इसका मोलर मास वही रहेगा, आयंस उतनी तादाद में ही बनेंगे, इसलिए इसका मोलर इक्विवेलेंट्स भी वही होगी, एक मोलर कंडक्टेंस भी वही होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी वही होगी। लेकिन अगर Z इज़ 2, क्या मतलब कि अगर वैलेंसी 2 है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड जब माइनस होता है इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी या तो +2 ले लें या इसकी -2 ले लें, एक पे -1 2 पे -2, एक वैलेंसी आपने लेनी है, तो +2 है, तो इसको जो मोलर कंडक्टेंस जो भी आई होगी, इसकी मोलर कंडक्टेंस आई होगी, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
तो जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी हमारी, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है उसमें आयन ज़्यादा बन जाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लिया है तो कैल्शियम जो आयन है वो 2 फेरेडेज रिक्वायर करेगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ इक्विवेलेंट बनाने का तरीकाकार किस बुनियाद पे है कि इक्वल सप्लाई ऑफ करंट, इक्वल सप्लाईज ऑफ नंबर ऑफ फेरेडेज। अगर हम इसको 1 फेरेडे प्रोवाइड करते हैं तो इसका 1 मोल डिपॉजिट होगा, इसको 1 फेरेडे प्रोवाइड करेंगे तो इसका हाफ फेरेडेज डिपॉजिट होगा। अगर हम चाहते हैं दोनों को 1 फेरेडे दें, दोनों को 1 फेरेडे दें तो इसका तो 1 फेरेडे 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन इसका हाफ मोल डिपॉजिट होगा। उसका जो हाफ मोल कैसे आएगा, मोलर कंडक्टेंस लेंगे तो वो तो डबल आ जाएगी, तो उसको हाफ करने के लिए फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि उसकी फिर क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी कि इसका भी 1 फेरेडे प्रोवाइड किया, इसको भी 1 फेरेडे प्रोवाइड किया। इसके 1 फेरेडे प्रोवाइड करने से मोलर कंडक्टेंस आएगी और वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, लेकिन इसको 1 फेरेडे प्रोवाइड करने से इसकी मोलर कंडक्टेंस तो 1 नहीं आएगी, लेकिन इसकी जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको हम हाफ करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा सिंपल कंसेप्ट थे इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, इसके यूनिट्स और इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स में पेपर में पूछा जाती है, इसको उसी तरह जो है वो तैयार करें। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कि ये वॉल्यूम कहाँ से आया है कि 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो तो उसको तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिसॉल्व किया है तो उसकी कंडक्टेंस को हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहना है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम कितना होगा वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ये फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है। इस वॉल्यूम में कंडक्टेंस को जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।